हेलो। यहाँ पर हम सेमेस्टर 3 के लिए कंपलसरी हिंदी का अन्य एक प्रश्न देखेंगे। लक्ष्मी का स्वागत एकांकी की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए, जिसे हम तीन हिस्सों में बांटेंगे। एक पूर्व भूमिका, दूसरा है लक्ष्मी का स्वागत एकांकी का कथासार, तीसरा है उपसंहार। अब हम इसके उत्तर को देखेंगे। हिंदी साहित्य में उपेंद्रनाथ अस्क का जो नाम है बेहद चर्चित नाम है और उन्होंने लक्ष्मी का स्वागत एकांकी लिखी है। यह उनकी सफल एकांकियों में से एक है। लक्ष्मी का स्वागत उपेंद्रनाथ अस्क जी की यथार्थवादी एकांकी है। यह एकांकी पहली बार सन 1938 ईस्वी में ऑल इंडिया रेडियो लाहौर से प्रसारित हुई थी। तब से आज तक कितनी ही बार इसका रंगमंचन हो चुका है और अस्क जी ने प्रस्तुत एकांकी के माध्यम से पत्नी की मृत्यु पर उसकी चिता की राख ठंडी भी ना हो और पाई हो और शगुन देने वाले हमारे परिवारों की जो क्रूरतम प्रथा है उसकी ओर संकेत किया है। देखते हैं लक्ष्मी का स्वागत एकांकी का सारांश या कथासार। वर्षा, ओले तथा आंधी के भयानक रूप के साथ एकांकी की शुरुआत होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि एकदम बारिश वाली रात थी और उसमें बिजली कड़क रही थी, आंधी ओले यानी बिजली कड़क रही थी, बिजली गिर रही होती है, कड़क रही होती है। आंधी यानी कि एकदम जोर से पवन चल रहा है, वर्षा हो रही है। ऐसी जो भयानक रात थी उसमें उसकी शुरुआत में ऐसी भयानक रात की बात की गई है और इस कथा के इस एकांकी के जो नायक है वह रोशन है। वह रोशन का जो बच्चा था अरुण, वह बीमार था। रोशन ने डॉक्टर को बुलाने अपने भाई भाशी को भेजा है। अब रोशन का नायक का भाई है भाशी, उसने भेज दिया है, लेकिन वर्षा तथा आंधी उसे पहुंचने में बाधा डाल रही थी। अब यहाँ पर शुरुआती दौर में ही दिखाया गया है कि एक भयानक रात है जिसमें वर्षा, ओले, आंधी हो रहे हैं और ऐसे में वह भासी बाहर गया हुआ है। उसे वह डॉक्टर लाने के लिए गया है, लेकिन उसे इस प्रकार के वातावरण में आने में देर हो रही थी। काफी समय हो चुका था पर भासी नहीं पहुंच पाया था, इसलिए रोशन बेचैन और चिंतित था। बच्चे को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी और यह देखकर रोशन का कलेजा मुंह को आ रहा था। वह बार बार अपने मित्र सुरेंद्र से बात करके हौसला बांधने का प्रयत्न करता है, किंतु उसका हौसला टूटता जा रहा था। यहाँ पर वह अपनी आप को संभालने का प्रयत्न किए जा रहा था और उसका जो मित्र यहाँ पर उसके साथ था सुरेंद्र, उससे वह बात करने का प्रयत्न करके अपने आप को टूटने से बचाने का प्रयत्न करता रहता था, मगर वह ऐसा कर नहीं पाता था। उससे वह नहीं हो रहा था और इसलिए वह टूटता जाता था, ऐसा होता था। उसे ऐसा ही लग रहा था लगातार कि जैसे कुछ बुरा होने वाला है। उसे बुरे ख्याल आने लगते थे। उसे डर लगता था कि जिस प्रकार अरुण की माँ उसे धोखा देकर अरुण की माँ जिस प्रकार उसे
यानी कि अरुण को और रोशन को छोड़कर चली गई, उसी प्रकार अरुण भी चला न जाए। रोशन की पत्नी सरला थी। सरला की मृत्यु भी कुछ ही दिनों पहले क्षय से हुई थी, यानी कि दिक्क की बीमारी से हुई थी। पति की मृत्यु के 1 महीने के बाद रोशन का बेटा भी उसी तरह यानी कि सरला की तरह ही मृत्युशैया पर था। रोशन सामान्य बीमारी समझकर अभी तक डॉक्टर जीवाराम की दवाइयाँ पिलाता रहा, किंतु इन दवाइयों के बावजूद भी तबीयत और भी खराब होने लगी। तो उसने दूसरे डॉक्टर को बुलाया और भाषी को भेज दिया दूसरे डॉक्टर को बुलाने के लिए। आंधी और तेज बारिश के बीच भाषी डॉक्टर को लेकर घर तक पहुंच जाता है। डॉक्टर ने देखा अरुण की तबीयत अत्यंत नाजुक थी। निदान के बाद डॉक्टर ने कहा कि उसके बेटे को खन्ना यानी कि डिप्थीरिया हो चुका है और डॉक्टर साहब के मतानुसार इंजेक्शन के सिवा डिप्थीरिया का दूसरा कोई इलाज नहीं है। फिर भी कुछ दवाइयों के नुस्खे लिख दिए। डॉक्टर के जाने के पश्चात रोशन अपने पुत्र अरुण को बचाने में लग जाता है। दूसरी तरफ बहू के मरने के बाद चौथे पर ही रोशन के लिए शगुन लाने वाले लोग एक महीने के बाद आज फिर से रोशन का रिश्ता लेकर आए हैं। माता पिता भी चाहते हैं कि लड़के की पुनः शादी हो जाए, किंतु रोशन की अनिच्छा के कारण माँ बाप उससे चिढ़े हुए हैं, गुस्सा है। उन्हें अपने बेटे के लिए फिर से नहीं बहू लानी है। पत्नी की मृत्यु के बाद दुख के अथाह सागर में वे डूब पुत्र की चिंता माँ बाप को नहीं सताती। उसका छोटा सा और एकमात्र सहारा अरुण जो उसका बेटा था, उसकी स्वार्थ पूर्ति में बाधक लगने लगता है। यानी कि उसके रोशन के माँ बाप को अरुण के तरफ रोशन का जो लगाव रहता था और इसके कारण वह जो दोबारा शादी के लिए मना कर रहा था वह उनको पसंद नहीं आ रहा था और इसी कारण उन्हें उनका यानी कि अरुण और रोशन और सरला का जो छोटा बच्चा था अरुण, वह उन्हें ऐसा लग रहा था कि रोशन की दूसरी शादी में वह बाधा रूप बन रहा है। यदि यह मर जाए तो रोशन का रिश्ता आसानी से तय हो सकता है। रोशन इस प्रकार की माँ की जो वृत्ति थी उससे परिचित था। वह इस पीड़ा को अपने दोस्त सुरेंद्र के सामने व्यक्त करता हुआ कहता है, यह लोग इसका जीवन नहीं चाहते, बड़ा रिश्ता पाने के लिए मार्ग में इसे रोड़ा समझते हैं, इसकी मृत्यु चाहते हैं। किंतु सुरेंद्र भी जब इसे दुनिया का व्यवहार बताते हुए स्वीकृति देता है तब रोशन क्रोध भरे स्वर में कहता है, दुनिया का व्यवहार इतना शुष्क, इतना निर्मम, इतना क्रूर, मैं उसे नफरत करता हूँ। क्या ये लोग नहीं समझते कि यह जो मर जाती है वह भी किसी की लड़की होती है, किसी माता पिता के लाड में पली होती है, फिर उसके मरते ही सगाइयाँ लेकर दौड़ते हैं। स्मृति मात्र से मेरा खून उबलने लगता है। यह रोशन समाज को यह कहना चाहते हैं कि यदि किसी की बहू मरी है तो शायद यह उनकी बेटी भी हो सकती है, तो उनकी बेटी के साथ भी ऐसा हो सकता है। तो यह क्यों नहीं समझते कि वे
हमारी नहीं तो किसी और की भी बेटी तो है ही, तो वह भी जिस प्रकार अ, हमारी बेटियां माता पिता की लाड में पली होती है, तो उसी प्रकार यह बेटियां भी जिसको वे बहू बनाकर लाते हैं, वे भी किसी और के लाड प्यार में, उनके माता पिता के लाड प्यार में पली होती है। फिर भी वे क्या करते हैं, फिर भी यदि किसी की बहू मर जाती है तो तुरंत उसके बेटे के लिए अपनी बेटी का रिश्ता लेकर दौड़ते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? रोशन बेटे की टूटती सांसों को थामने की कोशिश कर रहा है, और माँ घर में शगुन लेकर आए मेहमानों से उसे मिलाने के लिए तुली हुई है। अब यहाँ पर दो परिस्थितियां, एक तरफ रोशन का जो बेटा अरुण है वह मर रहा है, वह रोशन उसे बचाने का प्रयत्न करने में जुटा हुआ है, तो साथ ही जो रोशन की माँ है वह जो लड़की वाले आए हैं उससे मिलाने के लिए, यानी कि रोशन को मिलाने के लिए प्रयत्न करती है, और उससे सगुन लिया जाए ऐसे भी उसके प्रयत्न हैं। जब रोशन की माँ की कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं हुआ तो माँ उसके मित्र सुरेंद्र के द्वारा अपने बेटे को मनाने की नाकाम कोशिश करने लगी। अब यहाँ पर कोई किसी से भी रोशन जब नहीं किसी से भी रोशन नहीं समझा, तो अब माँ सुरेंद्र को यानी कि रोशन के मित्र को उसे मनाने के लिए कहती है, मगर वहाँ सुरेंद्र भी अपना सुरेंद्र भी उन्हें मना कर देता है। राम प्रताप ने अपनी पत्नी की मौत के एक ही महीने पश्चात ही दूसरी शादी कर ली थी। राम प्रताप यानी रोशन के पिता। रोशन के पिता ने भी प्रथम पत्नी की मौत के पश्चात दूसरा ब्याह किया था। किसी ने इतना हल्ला गुल्ला नहीं किया था। अब यहाँ पर यह कहने का तात्पर्य है कि जब रोशन की माँ आई तो रोशन के पिता की पत्नी, पहली जो पत्नी थी, उसके मौत के पश्चात तुरंत दूसरा ब्याह किया था, और तभी किसी ने भी उनकी दूसरी शादी इतनी जल्द हो रही थी तो किसी ने भी इतना शोर बकोर नहीं किया था, हल्ला गुल्ला नहीं किया था। माँ को लगता है कि उसका बेटा पढ़कर लिखकर आज्ञाकारी पुत्र नहीं रहा। माँ की चिंता का मूल कारण यह है कि बेटा शादी के लिए हाँ नहीं कहेगा तो लोग तरह तरह की बातें करेंगे, लांछन लगाएंगे। माँ अपने स्वार्थ के लिए पढ़े लिखे बेटे के लिए ज़्यादा पढ़ी लिखी बहू ढूंढ नहीं रही, उसे केवल चौथे पांचवें दर्जे तक पढ़ी हुई बहू ही चाहिए ताकि बहू पर उसकी हुकूमत बराबर चलती रहे। यहाँ माँ कहती है कि उन्हें ज़्यादा फिक्र लोगों की है कि वे लांछन लगाएंगे और बातें करेंगे, और उसकी माँ को वैसे भी यह लगता है कि उसका बेटा पढ़ लिख कर उसकी बातें नहीं सुन रहा, आज्ञाकारी नहीं रहा, और उसे भी वैसे भी जो बहू चाहिए वह ज़्यादा पढ़ी लिखी ना हो, तीसरी चौथी तक पढ़ी, चौथी पांचवी तक पढ़ी हो, ऐसी होनी चाहिए जिससे वे जो कहे वही बहू करे। माता पिता को मरते हुए पोते की चिंता से ज़्यादा घर आए रिश्ते को कैसे ठुकराए इस बात की चिंता ज़्यादा थी। यह रोशन देख रहा था, और वैसे भी उनके लिए यानी रोशन के माता पिता के लिए यह जो रिश्ता था वह पैसे वाले लोगों का था, इसीलिए यह पैसे वाले लोगों से शगुन उन्हें लेना था, और इसीलिए वह कैसे शगुन लौटाए वो उनके लिए चिंता का विषय था।
रोशन के पिता को भी शगुन लेने की जल्दी थी। वे अपनी पत्नी को स्पष्ट रूप में कहते हैं कि मैं शगुन ले रहा हूँ, इस वर्षा आंधी और तूफान में मैं उन्हें अपने घर से निराश नहीं भेज सकता, घर आती लक्ष्मी को नहीं लौटा सकता। सियालकोट से शगुन लेकर पधारे मेहमान ने रोशन के बीमार पत्नी की मृत्यु पर आशंका बताते हुए कुछ सवाल पूछे, तो पिताजी ने बड़े गर्व से झूठी बीमारी का जिक्र कर दिया और बच्चे के बारे में पूछने पर भी उसने कहा कि माँ की मृत्यु के बाद उसकी हालत ठीक नहीं रहती। कुछ सवाल के जवाब पश्चात पिताजी ने शगुन स्वीकार कर लिया। दूसरी तरफ भाषी सुरेंद्र और रोशन बीमार अरुण को बचाने के भरचक प्रयत्न करने लगे, और किंतु फिर भी अरुण की मौत हो ही गई। भाषी माँ को दाना और दिया का प्रबंध करने के लिए कहता है। शगुन शिकारने की बधाई देने पिता जब उसकी पत्नी के पास आते हैं तब कमरे का दरवाजा खुलता है। रोशन के हाथ में मृत बालक का शव देखकर दोनों अपने पोते की मौत पर रोने लगते हैं। यहाँ पर एकांकी पूर्ण होती है। यहाँ पर रोशन के माता पिता की हृदयहीनता को दिखाया गया है, और समाज की जो कुप्रथा है उसके एक अमानवीय पक्ष को भी दिखाया गया है, और साथ में ही रोशन के माँ बाप की जो अर्थलोलुपता और स्वार्थपरक मानसिकता थी वह भी यहाँ पर दिखाई गई है। उपसंहार के रूप में हम कह सकते हैं कि यह एक सामाजिक व्यवहार तथा दुनियादारी के नाम देकर किए जाने वाले इन व्यवहारों में छिपे व्यक्तिगत स्वार्थों को अत्यंत व्यंग्यात्मक रूप से यहाँ प्रस्तुत किया गया है। समग्र रूप से देखें तो यह एकांकी निश्चित रूप से संपूर्ण है।